हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है संसदीय समितियां। इस वीडियो में हम बहुत ही सरल शब्दों में और आसान तरीके से सारी चीज़ों को समझेंगे और इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम कवर करेंगे और कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संसदीय समितियों को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिरकार संसदीय समिति होती क्या है। तो देखिए, संसदीय समिति सांसदों का एक छोटा सा समूह होता है जिसका गठन संसद के बड़े कार्यों को संभालने, विधेयकों की गहराई से जांच करने और वित्तीय मामलों की निगरानी करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये समितियां अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या फिर सभापति को सौंपती है और सामान्यतः दो प्रकार की संसदीय समितियां होती है। कौन कौन से प्रकार की? एक होती है दोस्तों तदर्थ समितियां और दूसरी होती है स्थायी समितियां। याद रखेंगे कि संसदीय समितियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, तदर्थ समितियां और स्थायी समितियां। दोस्तों, तदर्थ समितियां वो समितियां होती है जिनका गठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है और इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है, जबकि जो स्थायी समितियां होती है इनका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है और इनका कार्यकाल निश्चित होता है, सामान्यतः 1 वर्ष का। तो इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, ये जो तदर्थ और स्थायी समितियां होती है ये भी कई प्रकार की होती है। पहले हम थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, इसके बाद में एक एक समितियों को डिटेल से पढ़ेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तदर्थ समितियों की बात करें तो ये सामान्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की? पहला तो है प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति और दूसरा प्रकार है विशिष्ट मामलों के लिए जांच समिति। इसके बाद जो स्थायी समितियां होती है दोस्तों, ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियां भी दोस्तों 3 प्रकार की होती है, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम की समिति। इन वित्तीय समितियों के बाद में दोस्तों कुछ विभागीय समितियां होती है जो कि अपने अपने विभाग से संबंधित बजट की मांगों को रखती है। इसके बाद में जांच समितियां, छानबीन समितियां। ये छानबीन समितियां घोटालों की जांच करती है और कुछ सदन की स्पेशल समितियां भी होती है। तो इन सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे, आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। एक एक बिंदु को मैंने कवर किया है और बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया है। सबसे पहले हम तदर्थ समितियों को पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटी है और मात्र 2 तदर्थ समितियां हैं। पहली कौन सी है? प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति। तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको मुख्य रूप से 2 शब्द दिख रहे होंगे, एक है प्रवर समिति और दूसरा है संयुक्त प्रवर समिति। तो जब तक हम इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें ये समितियाँ समझ नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आखिरकार प्रवर समिति होती क्या है। दोस्तों, प्रवर समिति किसी एक सदन के सदस्यों से बनती है, यानी जब किसी समिति में केवल एक सदन के सदस्य शामिल हो तो उस समिति को क्या कहते हैं? प्रवर समिति, चाहे वो लोकसभा में हो या फिर राज्यसभा में। अच्छे से याद रखेंगे, जब किसी समिति में केवल एक सदन के सदस्य शामिल हो तो उस समिति को क्या कहेंगे? प्रवर समिति। जबकि संयुक्त प्रवर समिति में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, यानी जब किसी समिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं तो उस समिति को क्या कहते हैं? संयुक्त प्रवर समिति। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, ये जो प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति होती है इनका गठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। और अगर इनके गठन की बात की जाए दोस्तों, तो जो संयुक्त प्रवर समिति होती है, यानी ऐसी समिति जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे, तो जो संयुक्त प्रवर समिति होती है उसमें सदस्य संख्या होती है 45। यानी संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होंगे? 45, जिसमें से लोकसभा से 30 होंगे और राज्यसभा से 15 होंगे। लोकसभा से ज़्यादा क्यों होंगे भैया? क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा है। याद रखेंगे, संयुक्त प्रवर समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 45, इसमें से 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। लेकिन अगर अलग अलग सदन में समिति का गठन किया जा रहा है तो सदस्य संख्या होगी 30। जैसे मान लीजिए ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। लोकसभा में अगर प्रवर समिति का गठन किया गया तो सदस्य संख्या कितनी होगी? 30। और अगर राज्यसभा में अलग से प्रवर समिति का गठन किया गया तो उसमें भी सदस्य संख्या कितनी होगी? 30।
ठीक है, तो ये अच्छे से समझ आ गया ना आपको। देखिए, अगर हम इसकी रिपोर्ट की बात करें तो जो समिति होती है, प्रवर समिति या फिर संयुक्त प्रवर समिति, ये दिए हुए समय में या तो अपनी रिपोर्ट देगी या फिर अधिकतम 3 महीनों में इसको रिपोर्ट देना होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियों में हमने पहली वाली पढ़ ली है, अब हमारे सामने है दूसरी वाली। इसका नाम क्या है, विशिष्ट या फिर विशेष मामलों की जांच समिति। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विशिष्ट, यानी ये विशेष मामलों के लिए ही गठित की जाएगी। ठीक है, विशेष मामले क्या हो सकते हैं, जैसे कोई दंगा हो गया उसकी जांच करने के लिए, कोई घोटाला हो गया उसकी जांच करने के लिए विशेष मामलों की जांच समिति का गठन किया जाता है। अगर हम इसके गठन की बात करें तो दोस्तों, यदि इस समिति के अंदर दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं तो इस समिति की सदस्य संख्या होती है, यानी विशेष मामलों की जांच समिति के सदस्य संख्या होगी 45, जिसमें से 30 सदस्य लोकसभा से होंगे और 15 सदस्य राज्यसभा से होंगे। लेकिन ये जो समिति है इसका गठन अलग अलग सदनों में किया जाता है, तो सदस्य संख्या होगी 30। इतना भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्थायी समितियों की। इसमें सबसे पहले है वित्तीय समितियां। दोस्तों, वित्तीय समितियों के अंतर्गत 3 समिति आती है। कौन कौन सी, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम की समितियां। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में लगभग 90% चांस होता है कि इन्हीं तीनों समितियों से प्रश्न पूछा जाता है। इसी वजह से इन तीनों को हम बहुत ही डिटेल में और आसान शब्दों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राक्कलन समिति को। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्राक्कलन। तो जब तक हमको प्राक्कलन का अर्थ समझ नहीं आएगा तब तक हमें इस समिति का क्या कार्य होगा ये भी समझ नहीं आएगा। तो इसी के अर्थ को समझ लेते हैं कि प्राक्कलन का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, किसी काम या खर्च का पहले से अंदाजा लगाना या फिर पूर्वानुमान लगा लेना ही प्राक्कलन कहलाता है। यानी जब कोई खर्च हो उससे पहले ही आकलन कर लेना क्या कहलाता है, प्राक्कलन। देखिए, जिस समिति का काम खर्च होने से पहले यह अनुमान लगाना और जांचना होता है कि भैया कितना पैसा खर्च होगा और कैसे कुशलता से खर्च किया जाएगा, उसको क्या कहते हैं, प्राक्कलन समिति। यानी ऐसी समिति जो कि खर्च होने से पहले ही आकलन कर ले, उस समिति को क्या कहते हैं, प्राक्कलन समिति। दोस्तों, ये जो है वो सबसे बड़ी समिति है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है इन तीनों समितियों में से सबसे बड़ी समिति कौन सी है। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है, और टोटल सदस्यों की संख्या होती है 30। कार्यकाल होता है दोस्तों इस समिति का 1 साल का। देखिए, स्थायी समितियों का कार्यकाल कितने साल का होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, 1 साल का। तो भैया ये जो प्राक्कलन समिति है ये भी स्थायी समिति है, तो इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, 1 वर्ष का। रिपोर्ट किसको देगी भैया ये समिति, तो स्पीकर को देगी, और ये जो रिपोर्ट है वो सलाहकारी होगी, ना कि बाध्यकारी। इसके अलावा जो अध्यक्ष होता है इस समिति का, उसकी नियुक्ति लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है, और इस समिति में कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश मामलों में, अधिकांश घोटालों में मंत्रियों का नाम ही हम देखते हैं। इसी वजह से प्राक्कलन समिति में कोई भी मंत्री शामिल नहीं किया गया है। इसका गठन 1950 में सबसे पहली बार किया गया था, जॉन मथाई की सिफारिशों के आधार पर। इस समिति का उद्देश्य क्या है, बजट में शामिल अनुमानों की जाँच करना और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकना। आप देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्राक्कलन यानी प्री आकलन, खर्च होने से पहले ही आकलन करने वाली समिति को क्या कहते हैं, प्राक्कलन समिति। तो आशा करता हूं दोस्तों इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक पॉइंट और भी है यहाँ पर, इस समिति का एक अन्य नाम भी है, वो क्या है, सतत मितव्ययिता समिति। तो इसे भी आपको नोट में याद रखना है। हो सकता है प्राक्कलन समिति के स्थान पर इसी शब्द का उपयोग कर लिया जाए। अब हम बात करते हैं लोक लेखा समिति की। तो दोस्तों, इसका गठन 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर किया गया था, और यह सबसे पुरानी संसदीय समिति है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों, लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। इनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से शामिल होते हैं। दोस्तों, इन सदस्यों का चुनाव होता है
एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। तो ऐसा नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष बोलेगा कि भैया 15 सदस्य तुम शामिल हो जाओ और राज्यसभा का सभापति बोलेगा कि 7 तुम शामिल हो जाओ, ऐसा नहीं है। इन सदस्यों को इस समिति में शामिल होने के लिए चुनाव जीतना होगा, तब जाकर लोक लेखा समिति में वो शामिल हो सकते हैं। ठीक है ना, ये समझ गए। अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः विपक्षी दल के सदस्य को ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसमें कोई भी मंत्री शामिल नहीं होता है। कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। ये जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को देते हैं और रिपोर्ट कैसी होगी? सलाहकारी। अब इसके कार्यों की अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे आसान तरीके से मैं आपको बताऊं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो समिति जो खर्च हो जाने के बाद में निगरानी करेगी उसको क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति ये देखती है कि सरकार ने जो पैसा लिया था वो सही उद्देश्य के लिए तो लिया था, लेकिन उसी उद्देश्य में खर्च किया है या नहीं किया। सरकार ने 10 रुपये लिए थे, 11 कैसे खर्च हो गए? यानी खर्च होने के बाद में जो समिति निगरानी करेगी उस समिति को क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति। यह समिति सुनिश्चित करती है कि संसद द्वारा स्वीकृत धन का व्यय उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया है या नहीं जिनके लिए वह धन आवंटित किया गया था। यानी सीधी सी बात यह है कि वो समिति जो खर्च हो जाने के बाद में निगरानी करे, खर्च हो जाने के बाद में सरकार को जवाबदेह ठहराए, उसको क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति। इससे पहले दोस्तों हमने एक समिति पढ़ी थी, प्राक्कलन समिति, जो कि ये देख रही थी कि सरकार जितनी मांग कर रही है वो सही कर रही है या नहीं कर रही है, यानी खर्चों को पहले से ही आकलन कर रही थी। ठीक है, जबकि ये जो लोक लेखा समिति है ना, ये खर्च हो जाने के बाद में सरकार को जवाबदेह ठहरा रही है। अब देखिए, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों ही लगभग एक जैसा काम कर रही है, तो इनको जुड़वा बहनें कहा जाता है। अब बात करें सार्वजनिक उपक्रम समिति की, तो इसका गठन 1964 में हुआ दोस्तों। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। इसमें जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। कोई भी मंत्री इसमें शामिल नहीं होता। समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है और यह जो समिति है वो अपनी रिपोर्ट स्पीकर को देती है और रिपोर्ट जो है वो सलाहकारी प्रकृति की होती है, ना कि बाध्यकारी प्रकृति की। अब बात करें इसके कार्यों की, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट और खातों की जांच करने का काम करती है भैया ये वाली समिति। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्या क्या शामिल हो सकते हैं? तो एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, ये सभी जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। तो इनकी रिपोर्ट और खातों के जाँच करने का काम किसका होता है? इस समिति का। ठीक है, ताकि उनका संचालन व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार हो सके। तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों विभागीय समितियों के बारे में। दोस्तों ये जो विभागीय समितियां हैं ये भी स्थायी समितियां हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्थायी समितियां हैं वो कई प्रकार की है, जैसे वित्तीय समितियां, विभागीय समितियां, जांच समितियां। तो अब हम इन्हीं को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा पढ़ रहे हैं? विभागीय समितियां। ठीक है, अब विभागीय समितियां क्या होती है इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो वो समितियां जिनका गठन विभागों के कामकाज, नीतियों, बजट आदि की निगरानी और जांच करने के लिए किया जाता हो, उन समितियों को क्या कहते हैं? विभागीय समितियां। दोस्तों विभागीय समितियों की टोटल संख्या है 24, यानी वर्तमान में टोटल 24 विभागीय समितियां कार्य कर रही है। इसमें से 16 लोकसभा के लिए और 8 जो समितियां हैं वो राज्यसभा के लिए कार्य कर रही हैं। अगर हम सदस्यों की बात करें तो प्रत्येक विभागीय समिति में, यानी इस 24 में से हर एक विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से शामिल होते हैं। सदस्यों का दोस्तों मनोनयन किया जाता है। लोकसभा से जो सदस्य शामिल होंगे उनका मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और राज्यसभा से जो 10 सदस्य शामिल होंगे उनका मनोनयन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। ये समितियां क्या कार्य करती है? तो भैया विभागों के कामकाज, उनके नीतियों, बजट, इन सभी का निगरानी करने का कार्य किसका होता है? विभागीय समितियों का। अब बात करते हैं जांच समितियों की। तो ये भी स्थायी समितियां हैं और ये हर सदन में अलग अलग गठित की जाती है। अगर लोकसभा में जांच समिति का गठन किया गया है तो इसमें सदस्य संख्या होगी 15। अगर राज्यसभा में जांच समिति का गठन हुआ है
तो इस समिति में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 10। दोस्तों ये जो जांच समितियां हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, विशेषाधिकार जांच समिति, याचिका समिति और आचार समिति। आचार से मतलब है एथिक्स समिति, ठीक है ना। जो विशेषाधिकार समिति होती है वो सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है। जैसे कि मान लीजिए सदन में किसी एक सांसद ने दूसरे पर कोई आक्षेप लगा दिया, उसके विशेषाधिकारों का हनन कर दिया, ठीक है, तो उसकी जांच के लिए विशेषाधिकार जांच समिति का गठन किया जाएगा। अगर इस समिति का गठन लोकसभा में किया गया है तो कितने सदस्य शामिल होंगे? 15। और अगर इस समिति का गठन राज्यसभा में किया गया है तो कितने सदस्य शामिल होंगे? 10, ठीक है। तो इन सभी में सदस्यों की जो संख्या होगी ना वो मैंने पहले ही ऊपर लिख दी है, एक जैसी होगी तीनों में। याचिका समिति की बात करें तो जनता द्वारा भेजी गई याचिका की जांच करने का कार्य करती है ये वाली समिति। और जो आचार समिति है यह सदन में आचार संहिता लागू हो इस बात का ध्यान रखती है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सदन की समितियों के बारे में। दोस्तों ये समितियां 3 टाइप की होती है, नियम समिति, सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति और कार्य मंत्रणा समिति। दोस्तों अगर नियम समिति का गठन लोकसभा में किया गया है तो इस समिति में सदस्य शामिल होंगे 15। अगर इस समिति का गठन राज्यसभा में किया गया है तो इसमें सदस्य शामिल होंगे 16। इसका कार्य क्या होगा? तो सदन के नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव का सुझाव देने का कार्य कौन सी समिति करती है? नियम समिति। तो आपको ये समझ आ गया होगा, जैसे सदन में कुछ नियम बदलाव करना है, कुछ नए नियम जोड़ना है, तो ये सभी कार्य कौन सी समिति करेगी? नियम समिति। सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति की बात करें तो इसका गठन केवल लोकसभा में किया जाता है और इसमें टोटल 15 सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। जो कि 15 सदस्य होते हैं इन सभी को अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह समिति 60 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों के मामलों की जाँच करती है, ठीक है। इसका गठन कहां पर होता है? लोकसभा में होता है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद बात करें कार्य मंत्रणा समिति की, तो इसमें दोस्तों लोकसभा में 15 सदस्य शामिल होते हैं और राज्यसभा में 11 सदस्य शामिल होते हैं। इन तीनों समितियों में कोई भी मंत्री शामिल नहीं होता। आप जानते हैं मंत्री क्यों नहीं शामिल होता? क्योंकि अधिकांश मामलों में मंत्री ही बहुत सारे घोटालों में सामने आते हैं, इसी वजह से मंत्री को इन सभी समितियों से दूर रखा गया है। दोस्तों अगर कार्य मंत्रणा समिति की बात करें तो दैनिक कामकाज और एजेंडे को व्यवस्थित करने का कार्य करती है कार्य मंत्रणा समिति। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा, जैसे दिन भर में कितने विधेयक प्रस्तुत किए जाने हैं, कौन सदन में बोलेगा, कब से कब तक चर्चा होगी, वो सभी कार्य यानी दैनिक गतिविधियों का जो भी निर्धारण होगा वो कौन सी समिति करेगी? कार्य मंत्रणा समिति, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करें छानबीन समिति की, तो दोस्तों यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है सरकारी आश्वासन समिति और दूसरी होती है अनुसूचित जाति जनजाति समिति। दोस्तों अगर सरकारी आश्वासन समिति का गठन लोकसभा में किया गया है तो इसमें 15 सदस्य शामिल होंगे। अगर इस समिति का गठन राज्यसभा में किया गया है तो इसमें 10 सदस्य शामिल होंगे। कार्य क्या होगा? तो मंत्रियों द्वारा किए गए वादों यानी आश्वासनों की जांच करने का कार्य करती है सरकारी आश्वासन समिति। ये समिति देखती है कि किसी मंत्री ने जनता से जो वादा किया था वो पूरा किया है या नहीं किया है, जनता को धोखा तो नहीं दे दिया है। तो इस तरह की जितनी भी जांच होगी वो कौन सी समिति करेगी? सरकारी आश्वासन समिति। इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति समिति की बात करें तो इसमें दोस्तों टोटल 30 सदस्य शामिल होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। कार्य क्या होगा इसका? तो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट की जाँच करने का कार्य करती है अनुसूचित जाति जनजाति समिति। तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जितनी भी समितियां हैं ना, एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी समितियां होती है उसमें कोई भी मंत्री शामिल नहीं होता है। दोस्तों इस वीडियो को 1-2 बार आप और अच्छे से देख लेना ताकि आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका जो PDF है आपको RTI एप्लीकेशन और टेलीग्राम पर मिल जाएगा। दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।